देखो, चैप्टर 10 वेक्टर्स और चैप्टर 11 3D दोनों मिला के 14 मार्क्स के पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्मेट के आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है भाई, हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, वो कहीं किसी प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, 3D प्लेन में पड़ा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर बनाने लिखने का तरीका होता है, क्योंकि हम ओरिजिन से देखते हैं और ये होता है एरो लगा के हम वेक्टर बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर होता है बेटा एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, वेयर आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर along x axis, y एंड z एक्सिस। तो ये तो बेसिक सी बात है कि अगर कोई भी वेक्टर कहीं है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये हमें पता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, दैट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो बेटा अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड। ये भी सिंपल है। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो बेटा बन जाता है यूनिट वेक्टर। अब बेसिक सी बात ध्यान रखो, यूनिट वेक्टर एक तरीका होता है किसी की डायरेक्शन दिखाने का भी। जैसे अगर हमें किसी को बताना होता है कहाँ जाए, तो हम एक उंगली दिखा देते हैं कि वहां जा भाई, तो वो जो उंगली है वो यूनिट वेक्टर है। किसी का भी यूनिट वेक्टर दिखाओगे तो वो क्या करेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। तो अगर हमने देखे हमारा ये वेक्टर था, तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये वेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। अब टाइप ऑफ वेक्टर भी हमने पढ़े हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या होता है भाई, सबसे पहला नल वेक्टर, या जिसको अपन जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो वो जीरो नहीं है, क्या है, जीरो वेक्टर। को लिखने का तरीका क्या है, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, ठीक है। दूसरा आप मान लो वही यूनिट वेक्टर, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। यूनिट वन होता है जिसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज, इसको कोई भी होगा तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टोपी, ए टोपी, एक दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिट वेक्टर। एक होता है बेटा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, वेक्टर एक टेल होती है और एक हेड होता है, अगर दोनों सेम पॉइंट से निकल रहे हैं ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। और एक होता है बेटा को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होता है भाई, देखिए, को लीनियर वेक्टर दिखाना है तो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, एक तरीके से पैरेलल कहना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कोलिनियर वेक्टर। एक होता है इक्वल वेक्टर। देखो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उसके दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। और एक हो जाता है बेटा नेगेटिव वेक्टर। वो क्या होता है, नेगेटिव किस चीज से होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो ये वेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर करता क्या है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें उसकी डायरेक्शन बताता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक सी बात। मान लो अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो आप, तो उनके पोजीशन वेक्टर कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। मान लो एक पॉइंट ए है और ये है x1 y1 z1 और एक x2 है
y2 है, z2 है, और आपसे कह रहा है a से b जा रहा है वेक्टर, तो a भी लेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, आप कंपोनेंट्स को माइनस कर दो, x2 में से x1 निकल जाएगा, y2 में से y1 निकल जाएगा, और z2 में से z1 निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है वेक्टर को लिखने का। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये बेसिक सी बात है निकालने की। और वही बात है, अगर मुझसे पूछूं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की जब भी बात आती है तो कौन सामने आ जाता है, वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमने वेक्टर की बेसिक सी जानकारी ले ली। अब किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो वेक्टर भी कहीं ना कहीं एक टाइप का अलजेब्रा ही होता है। हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उसमें ऑपरेशंस की बात करते हैं कि उसको ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, या आप स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो उन सब चीज़ों को भी बेसिकली समझ लेते हैं। तो वेक्टर हमें समझ में आ गया, राइट। वेक्टर क्या होता है ये हमारे दिमाग में सेटल्ड है कि वेक्टर क्या होता है ना। अब अगर हम बात करेंगे तो इस पे ऑपरेशंस की बात करेंगे कि वेक्टर के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशंस लगा रहे हैं। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आप एडिशन की बात करोगे कि आप एडिशन कैसे कर सकते हो वेक्टर्स का। तो भाई एडिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए एक्स आई वाई जे और जेड के करके कंपोनेंट्स हैं, और वी वेक्टर है उसका है एम आई एन जे एल के, ठीक है, एम एन एल ले लिया हमने। तो अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही फॉर्मेट में रखो ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई वाले को आई से, जे वाले को और के वाले को के से आपको, ठीक है। तो ये सिंपल है, एडिशन में भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है। बेसिक समझने के लिए आपके लिए बहुत है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। क्या होती है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप ए को बी प्लस सी से जाता है ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अब वो ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन आपको आता नहीं, उस पर फोकस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑपरेशंस एडिशन क्लियर, फ्रैक्शन में कोई ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है, जो जानकारी चाहिए थी वो हमें मिल गई। इससे पहले एक चीज़ होती है जो यहाँ पे यूज़ होती है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कॉमर्स वाले माइंडसेट से पढ़ो। ए बी दो वेक्टर हैं और उनको सी वेक्टर m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है जी। तो आपको बेसिकली करना है, इसमें दो केसेस होते हैं। अगर इंटरनली कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो सी वेक्टर हो जाएगा वो m को करोगे b से मल्टीप्लाई, n को a से बाय m प्लस n। और बेटा अगर ये कर रहा है एक्सटर्नली, कुछ नहीं करना, m को b से करो, बस बीच में माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m माइनस n। बस इतनी सी बात है, इतना फ़र्क है इसमें, दैट्स इट। अब जो मेन चीज़ इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, जो मेन चीज़ आपको देखनी है, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती हैं, और वही कॉन्सेप्ट जो है थ्री वाले चैप्टर में भी यूज़ होता है। उसको आराम से पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ, और ऐसे वाले को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब इसके प्रोडक्ट करने पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट और ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपका एक वेक्टर है, दैट इज a1i a2j प्लस a3k।
दूसरा एक वेक्टर है दैट इज b1i b2j b3k। बेटा अगर आप a और b का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। a1 b1 a2 b2 a3 b3, सिंपली i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से डॉट हो जाएगा। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर आप दो चीज़ों को डॉट कर रहे हो तो आता है a b और cos थीटा। cos थीटा का बहुत बड़ा रोल है, यहीं पे यूज़ होता है cos थीटा टू फाइंड आउट द एंगल। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो वहाँ भी किसका रोल आता है? दैट इज डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी बात है कि अगर दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि वो दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं। अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ज़ीरो आता है। और यू कैन से वाइसा वर्सा, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो फिर से वही दो वेक्टर ले लेते हैं। आपका ए वेक्टर है दैट इज a1i a2j a3k। दूसरा वेक्टर है बेटा b1i b2j b3k। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रॉस करना होता है दो वेक्टर्स को तो आपको एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है दैट इज डिटर्मिनेंट। आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई जे के की कोई प्रेजेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं तो आई जे के जो हैं वो पूरे प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। यही सिर्फ एक बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसको बोलते हैं न्यू। ये उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इसकी मदद से आपको एंगल निकालना हो तो आपको बस एक चीज़ करनी पड़ती है कि आपको ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और अगर दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा आता है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर आप दो चीज़ों को क्रॉस करोगे और तीसरी चीज़ आती है, तो तीसरी चीज़ जो आ रही है वो उन दोनों को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर ए क्रॉस बी करके सी आया तो ए को सी से डॉट प्रोडक्ट करोगे और बी को सी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। मतलब दो चीज़ों को क्रॉस करके जो तीसरी चीज़ आ रही है उसको अपने ही प्रोडक्ट से वो लोग अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे ए और बी से तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये बेसिक सी बात है जिसमें पता है पूरा चैप्टर घूमा हुआ है, ऐसा कुछ खास खतरनाक नहीं है। इसमें एक चीज़ और है, अगर दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी, अगर दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जीरो वेक्टर नहीं, जीरो वेक्टर आएगा, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों क्या होंगे? पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर क्या था? परपेंडिकुलर है तो जीरो है, वहां पे क्या है? अगर पैरेलल होंगे तो जीरो आएगा। तो क्या ये बात क्लियर है? सॉर्टेड है? इजी है? ठीक है, अच्छा ठीक है। एक क्रॉस प्रोडक्ट में ना एक और ऐसा कुछ सर्कुलर चीज बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि देखो अगर आप आई और जे को क्रॉस करोगे तो ये सर्कल में घूमती है बात। अगर आप आई और जे को क्रॉस करोगे तो के आएगा, जे और के को क्रॉस करोगे तो आई आएगा, और के और आई को क्रॉस करोगे तो जे आएगा। अगर आप उल्टा कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और, इनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। आप पढ़ते थे ना कॉम्यूटेटिव और ये सब, तो जो आपका, अगर आप इसमें इसमें अगर आप आगे पीछे कर देते हो क्योंकि ये स्केलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें आगे पीछे करते हो, अगर आप ए क्रॉस बी और इधर आप लिखते हो बी क्रॉस ए, यहाँ पे बेटा साइन ही चेंज हो जाए क्योंकि वो वेक्टर है। वेक्टर में ये चीज़ होती है, अगर आप जैसे मैंने वहाँ पे पीछे भी करा था लास्ट क्वेश्चन में, अगर आप ए बी करते हो और ए बी की जगह अगर आप बी ए करते तो आपका साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये बेसिक बात है वेक्टर की। तो वेक्टर पढ़ने के लिए हमें इतनी जानकारी होना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से देखेंगे हम और क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके में एक क्वेश्चन है पैरेललोपिपेड, तो
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो अभी शायद आपके एनसीईआरटी से हट गया है, बट एक बार डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन उसके भी। पर ये बेसिक जानकारी है, अगर आपको वेक्टर पढ़ना है तो ये आपको आना चाहिए। एक चीज और है जो मतलब 11 चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दे देता है कि आपने एक वेक्टर लिया, मान लीजिए ए वेक्टर जो कि है a1i a2j और a3k। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालते हो तो ये बेसिकली हो जाता है a1, सॉरी यूनिट वेक्टर निकालते हो तो हो जाता है a1 के अपॉन इस पूरे का मैग्नीट्यूड i कैप, a2 के अपॉन इस पूरे का मैग्नीट्यूड j कैप और a3 के अपॉन पूरे का मैग्नीट्यूड दैट इज k कैप। तो बेटा ये जो ये वाली चीजें हैं ना, इनको बोलते हैं li mj और nk। जो ये जो a1 a2 a3 है इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। जो एक्स वाई जेड भी थे उनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, dr। ठीक है, लेकिन जब यूनिट वेक्टर होता है तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब व्हाई दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस? क्योंकि बेटा l बराबर होता है कॉस अल्फा के, m बराबर होता है कॉस बीटा के और n बराबर होता है कॉस गैमा के। फिर अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द x y एंड जेड एक्सेस। तो आप वो भी जो एंगल बना रहा है एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, तो दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो 11 चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में काम होगी कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो है वो इस चैप्टर की बेसिक सी बात है। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए टू स्टार्ट विद वेक्टर्स, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देखो क्या क्या चीजें आपको समझ में आई हैं, क्या क्या नहीं आई हैं। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 10 के बेसिक्स हमने कर लिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और लेमडा जो होगा वो -3 से 2 के बीच में होगा। मैंने जैसे कहा था जो कॉन्सेप्ट रह जाएगा हम क्वेश्चन करते करते समझ लेंगे। अगर लैम्डा किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो लैम्डा भाई साहब बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे अलग अलग हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि हमारे लैम्डा की वैल्यू -3 से -2 है। तो अगर हम ऐसे कभी -3 से 2 है, अगर हम ऐसे पे मॉड लगाते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप हमेशा जो लैम्डा है, ठीक है, वो मॉडुलस में है। मॉडुलस में क्यों होता है भाई? जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका बेसिक यहाँ समझते हैं। तो मान लीजिए एक वेक्टर है a1i a2j a3k। इस बेसिक को आप ध्यान भी रखना। अगर आप लैम्डा आई करोगे तो हो जाएगा लैम्डा a1i a2j a3k। तो बेटा जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा स्क्वायर a1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर a2 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर a3 स्क्वायर। जब आप लैम्डा कॉमन लोगे तो कॉमन आता है वो ऐसे आता है, जो भी चीज़ स्क्वायर में रूट होती है तो उसका क्या बनता है? मॉडुलस बनता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऐसे होगी तो उसका आंसर आता है मॉड लैम्डा। ठीक, स्क्वायर, अब ऐसे नहीं है कि आप स्क्वायर से रूट काट देते हो, ये बचपन की बातें थी, अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। जब भी आप स्क्वायर का रूट करते हो तो आंसर क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव ही आता है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे आपको मॉडुलस करना, आप ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप जो भी होगा, जो भी साइड बड़ी होगी लैम्डा उसकी तरफ जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। आपके a की वैल्यू कितनी है भाई? 4। तो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रेंज क्या बन जाएगी? आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना जिस तरफ वैल्यू बड़ी होगी वैल्यू वही वाली ली जाएगी। अगर ये -3 यहाँ ना होता और यहाँ पर होता -1 और यहाँ होता 2 तो 0 से 2 जाता। जो चीज़ नेगेटिव में, अगर वो नेगेटिव में बढ़ी तो आप पॉजिटिव कर रहे हो ना उसको, तो आप देखोगे तो -3 का मॉड क्या आ जाएगा? 3। तो आप इसमें ऐसे ध्यान रखो जो चीज़ बड़ी होगी उसकी तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 2 है, -4 की तरफ जाएगा। अगर यहाँ बड़ा होता 4 होता, यहाँ 2 होता तो 4 की तरफ जाता। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 0 से 3 वैल्यू और 4 लैम्डा इज 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 12। क्लियर?
अगला है, देखो ये वाला फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। कह रहा है ए बी सी तीन वेक्टर हैं सच दैट, आपको दिया हुआ है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3, तीसरे का मैग्नीट्यूड है 5, और आपसे क्या कह रहा है बेटा, a प्लस बी प्लस सी 0। ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एंड व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, आपको निकालना क्या है, a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल 0 दिया हुआ है, तो आप क्या कर दो इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये एमसीक्यू में ही आएगा, और आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। ये जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो बन जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इक्वल टू 0। क्या होगा भाई, ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। कितना हो गया बेटा, ये 25 प्लस 9 34 प्लस 4 38। उधर जाके करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 38, 2 से डिवाइड कर दो तो ए बी प्लस सॉरी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, माइनस का 19। क्या, ये आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है ए का 10 है, बी का 2 है, ए डॉट बी इज 12, कह रहा फाइंड ए क्रॉस बी। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर भाई कितने फॉर्मूला रटोगे तुम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। यहाँ देखो, देखिए ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, बस क्या है ए डॉट बी, क्या लिखते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा। क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, ठीक है, क्या कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का ठीक है, कर सकते हैं ए का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो डेरिवेशन कर दी एक तरीके से मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका आसान तरीका भी था बट वो ना चुन के मैंने ये चुना, ठीक है। क्यों, बता देता हूँ अभी आपको, एक फॉर्मूला बताना है जो आपके काम आ जाएगा। दिस इज, अब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हम कह नहीं सकते ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, है ना भाई। तो आप कह सकते हो कि इधर स्क्वायर है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, दैट इज वो मैग्नीट्यूड तो निकालना था, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है ना जी। इसकी वैल्यू क्या है, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखना, ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। दिस कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज ए डॉट बी, 12 का स्क्वायर, व्हाट इज ए, बेटा व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा ना, यहीं से तो आया। ये क्या हो जाएगा, 100 400
उधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। 400 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? ये किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, ये जानबूझ के मैंने लंबा करा, हम इसे छोटा भी कर सकते थे बहुत आसानी से। आप ऐसे भी कर सकते हो इसका अदर सॉल्यूशन लिख के। ठीक है, क्या कर सकते हो आप? देखो, अ, आपके पास क्या है, ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये कितना है? 12। कितना है? 10। आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते। ठीक, कितना हो जाएगा? 12/20, दैट इज 4 से काटो, 3/5 कॉस थीटा। आपको आता है ना परपेंडिकुलर बेस वाला हिसाब किताब? तो ये बेस 3 है तो कॉस साइन थीटा कोई भी समझदार बच्चा बता देगा कि कितना होगा, 4/5। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे जिसका मॉडुलस बोला गया है आपसे, तो आपसे क्या बोलेगा? ए दो, बी दो, और क्योंकि मॉडुलस है तो साइन थीटा दो। ए एक 10 है, एक 2 है, एक 4/5 है। ये आसान तरीका था, बट ये इसलिए कराया गया ताकि ये फॉर्मूला अगर कभी आपको आए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकें। क्लियर हो जाएगा? आगे बढ़े। देखो भाई आराम से देखो। ठीक है भाई, अब एक और मैं आपको ऐसी फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। कह रहा आपको पास एक वेक्टर है जिसका जो कि मैग्नीट्यूड है वो ए है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए आई का स्क्वायर, ए जे का स्क्वायर, ए के का स्क्वायर। ये करवाने से पहले मैं कुछ और कराना पसंद करूंगा। अब थोड़ा सा यहीं रखते हैं, मेरे साथ आओ, इधर आओ। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला है ना, मैंने पढ़ाया, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो बेटा 1 1 1 3 हो गया, माइनस ले लो, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आऊं, उसको उधर ले जाऊं, इतनी मैथ्स तो आती है हमें। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा। तो बेटा अगर मैं देखूं, कोई मेरे से पूछे साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आंसर क्या करूंगा? 2। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें ना एमसीक्यूज में आती हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, ये सब कुछ किस में आता है बच्चे? ये सब कुछ किसमें आता है? एमसीक्यू में आता है। तो आप जितना क्विक होंगे एमसीक्यू में, उतना आपके लिए आसान होगा, आपका टाइम बचेगा और आप वही टाइम बड़े क्वेश्चंस में दे पाओगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका क्या लिंकअप है। लिंकअप ये है, जब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आई के साथ कौन सा एंगल बनाता है? साइन अल्फा। ठीक है, तो और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा भाई, इतने समझदार तो हम हैं, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर होता है। और साथ में कौन आ जाएगा? इसका तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो गया, और क्या आ गया? साइन स्क्वायर एल्फा। ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, जे के साथ कौन सा एंगल बनाता है? जे इज वाई एक्सिस। और इसके साथ क्या बनाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा। और आपको पता है बेटा जी कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 2a स्क्वायर। आपको फालतू का टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? ये समझ में नहीं आया? देखो इसमें क्या है, ए और आई को क्रॉस करोगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के साथ जो भी एंगल होगा, आई के साथ कौन सा एंगल बनाता है? अल्फा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। जे के साथ कौन सा एंगल बनाता है? बीटा। क्रॉस में कौन सा होता है? साइन। साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा।
और अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कराया कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? 2। आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एमसीक्यू में, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको उधर इतना। और एमसीक्यू में भाई आपको टाइम बचाना होता है, वहां बचाओगे तभी तो आगे दे पाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं मगर सॉल्व नहीं कराऊंगा। कह रहा है ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है भाई, ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और आपसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अगेन वही सेम क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं तो अब तक तो आपको इतनी बुद्धि चल जानी चाहिए कि आप इसको देख के ही आंसर बता दोगे। ये सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें देख के आंसर करना चाहिए। क्या करना होगा? स्क्वायरिंग करोगे, क्या आएगा? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उधर जाएगा -3 और 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3/2। तो अब ये है कि हमने टाइप कर ली तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा? -3/2। क्लियर? पगुनी जी क्या हुआ? क्लियर है नहीं है? नहीं है? व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो ए बी बी सी सी ए से 2 कॉमन लेके रख दिया, दिमाग में करो इसको, एमसीक्यू दिमाग में होना चाहिए। ए का स्क्वायर क्या होगा? यूनिट वेक्टर है 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। वो 3 भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? -3। 2 नीचे आ गए तो क्या हो गया? -3/। क्लियर? इतना हमें एनालाइज करना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है आपको दिया हुआ है दो वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? हाँ, दिस इज जस्ट अनदर वर्ड ऑफ परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं ऑर्थोगोनल हैं, उसमें लैम्डा निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम? कौन हमारी हेल्प करता है भाई इसमें? जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं उसमें से एक फाइंड आउट करना हो तो कौन हमारी मदद करेगा? कौन करेगा भाई? हाँ, तो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर है तो डॉट को बुला लो, और परपेंडिकुलर चाहिए तो क्रॉस को बुला लो। ए डॉट बी क्या होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, पहले यहाँ लिख दो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो 3 2 5 लैम्डा की वैल्यू, ये एमसीक्यू में आते हैं भाई, हो जाएंगे। आगे बढ़े, लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा। चलो, कह रहा है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देखो, ये ए और बी जो है बेटा यूनिट वेक्टर हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एंड व्हाट डू यू हैव टू प्रूव? ठीक है, आपको प्रूव करना है लास्ट में साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो भाई ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक का दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा भाई? हाँ जी, 1/2। ठीक है, तो आप क्या करो, ए माइनस बी को कंसीडर कर लो, कंसीडर करके इसका स्क्वायर कर दो ना सीधे। ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भाई साहब को अभी ऐसे ही रहने दो। ये क्या है? 1 + 1 -2a। उतना मुश्किल है नहीं, मतलब उतना आसान है ये। 2, ये भी 1 1 ही है। 2 - 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 - cos थीटा? 2 को नीचे ले आओ, हो जाएगा। या भी वहीं रहने दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। व्हाट इज द फॉर्मूला 1 - cos थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 4 sin
स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी, और साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी काम आ रही है जो हमने कल पढ़ी थी। क्लियर है? ठीक है। एक चैप्टर 10 के मिसलेनियस में क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। अगला है, कह रहा अगर एक ए वेक्टर है, मान लीजिए 2i 2j प्लस 3k, और एक बी वेक्टर है बेटा -i 2j प्लस k, एंड एक सी वेक्टर है 3i प्लस j। ठीक है, तो ए बी सी 3 वेक्टर हैं और आपसे कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी फाइन लैम्डा। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप पहले क्या कर लो, ए प्लस लैम्डा बी को अरेंज कर लो। ए कितना है और बी कितना, तो ये जाएगा 2, और उससे रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो हमारा ये ए प्लस लैम्डा भी अरेंज हो गया। सी क्या है, 3i प्लस जे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों भाई साहब को डॉट करना है और हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो देखो आई वाली चीज़ तो है, तो 2 माइनस लैम्डा विल गेट मल्टीप्लाइड टू 3। जे वाली चीज़ भी है, के वाली है ही नहीं, और जो चीज़ नहीं होती है वो क्या होती है, 0। 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 माइनस 3 लैम्डा, बेटा क्या हो जाएगा, 6 to 8 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, देखिए 10th क्वेश्चन भी सिर्फ लैंग्वेज बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। आपसे कह रहा है ए 3 है, बी 4 है, कह रहा फाइंड और इसमें ना एक कंडीशन दी हुई है कि ईच ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब जो भी वेक्टर है वो दूसरों के सम के, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। आपको ये भी गिवन है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के। यहाँ से क्या आएगा बेटा, ए का डॉट प्रोडक्ट, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे ना, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही बी किसको परपेंडिकुलर होगा, ए और सी के सम को। तो मतलब ए सॉरी मतलब बी, फिर सी किसको परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी को। मतलब सी डॉट ए प्लस बी, मतलब सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अगर इसको 1 ले लेते हो, इसको 2 ले लेते हो, इसको 3 ले लेते हो, और अगर इनको आप ऐड कर देते हो, ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा, 2 ए बी हैं इसमें, 2 बी सी हैं इसमें, देखो ये रहा ए बी,
ये रहा BC और 2 ये हैं, तो 2AB 2BC 2CA इज इक्वल टू 0। अब तो है आपके पास, निकालना क्या है? A प्लस बी प्लस सी, तो पहले उसका क्या कंसीडर करो, होल स्क्वायर। तो क्या होगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। बेटा 2AB 2BC 2CA की वैल्यू आपके पास है, दैट इज 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, A का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 3 जा 4 4 जा 16, तो कितना हो गया ये, 9 और 16 और 25 दैट इज 50। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 50, और 50 का रूट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5√2। 50 क्या होता है, 25 इंटू 2, 25 का रूट क्या होता है 5, आंसर इज 5√2। क्लियर। अब हम जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंग, इट इज़ वेरी 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 वेरी, अभी जैसा मैंने अनाउंस करा कि मिसलेनियस में चैप्टर 10 के 12 क्वेश्चन हैं। कुछ नहीं है, देखो बेटा, ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इधर उधर घुमा के आ जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, पहले अगर हम क्वेश्चन समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन है कि एक ए वेक्टर है, दैट इज 4i कैप 5j कैप माइनस k कैप, बी इज i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर है भाई 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है, कह रहा है आपको निकालना है एक डी वेक्टर, मतलब 3 दिए हैं और चौथा निकालना है। पर डी की खासियत क्या है, बेटा जो डी है ना, वो बी और सी दोनों को परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लैम्डा क्यों निकाला, हमें बोला है परपेंडिकुलर है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन दी है, मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो डी अगर बी और सी के परपेंडिकुलर है तो डी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा बी क्रॉस सी, क्योंकि उन दोनों को परपेंडिकुलर है। और दो वेक्टर को परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर मिल जाता है। क्लियर, यही है ना। और फिर कह रहा है कि अब यहां से आपको लैम्डा के टर्म्स में डी मिल जाएगा, दूसरा टास्क होगा लैम्डा को निकालना। कह रहा है डी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 21 है, तो यहां से हमारा लैम्डा भी निकल जाएगा और इवेंचुअली हम डी को फाइंड आउट कर लेंगे। बात आई समझ में। डी जो है वो बी और सी को परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कैसे निकालते हैं, जस्ट बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने लैम्डा टाइम्स ले लिया, बट हमें मैग्नीट्यूड से श्योर शॉर्ट हमें जानकारी नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, इसलिए हमने वहां लैम्डा रखा हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि उस, अब जो डी आप निकाल के लाओगे लैम्डा के टर्म्स में, उसका अगर ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 21 आ जाएगा। अब ए में तो सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें लैम्डा होगा, तो आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन से आप लैम्डा निकाल लोगे, तो आपका लैम्डा भी आ गया, उसको वापस उसमें पुट करोगे तो आपका डी आ जाएगा। करें इसको, ठीक है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर लेता है। देखो, आपको 3 वेक्टर दिए हैं, क्लियर, आपको कह रहा है चौथा वेक्टर निकालना है, डी निकालना है। उसमें दिया हुआ है डी जो है वो बी और सी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये बताओ कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले वो करें, आराम आराम से करते हैं। डी क्या होगा मेरे भाई, लैम्डा टाइम्स, और अभी तक हमने आज की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट करा नहीं है, तो देखते हैं क्रॉस कैसे होगा। सबसे पहले तो आता है आई जे के, ठीक है जी। फिर क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 -4 -5, दिस इज 3
1 और -1। तो बेटा आप इसको क्रॉस कर लो। देखो आपको आता है ना, इसको और इसको हाइड करो, -4 और -1 और 4 और +5 आई कैप। यहाँ अपने आप ही नेगेटिव होता है बीच वाले में, इधर 1 बन जा -1 और +15, फिर के कैप 1 +12 जे कैप। तो आपका डी वेक्टर क्या आ गया बेटा, लैम्डा टाइम्स 9 आई कैप -14 जे कैप +13, मोटी गलती हो, 13 के कैप। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारे पास पूरा डी आ गया? नहीं, अभी भी ना ये लैम्डा भाई साहब जो है ना वो दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अब आप इसको फिक्स कर लो, इसमें आप वैल्यू डालोगे। ठीक है, जब आपका लैम्डा आ जाएगा तो आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब डी है क्या, डी है 9 लैम्डा आई कैप -14 जे लैम्डा जे कैप +13 लैम्डा के कैप। और बेटा ए वेक्टर क्या है, 4i 5j और -k। आपसे कह रहा है अगर आप डी और ए का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो आंसर 21 आता है। तो कर लेते हैं डॉट। 9 4 जा 36 लैम्डा, 14 5 जा 70 लैम्डा, 13 -13 लैम्डा इज इक्वल टू 21। कुछ तो रिलेशन बन ही रहा होगा। देखो कितना हो गया, 34 और 13 कितना है, 36। यहाँ माइनस करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा, ये तो अटपटा सा आ रहा है। -47 लैम्डा इज इक्वल 21। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -21/47। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं आ सकता, या अगर हमारी मिस्टेक है तो चांसेस हैं कि कुछ गलत गड़बड़ी करा हमने, लेकिन वैसे लगता नहीं है। दिस इज़ ओके। क्या है भाई, 459 -1 3 spotted 1 12 13 spotted 9। ठीक है, जो भी आ गया उसको इक्वेशन 1 में डाल दो, आपका डी आ गया। ज़रूरी नहीं है एकदम पर्टिकुलर ही आंसर आए, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें एकदम सही आंसर आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपसे बोल रहा है एक वेक्टर 2 के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस कर दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट। तो बचा हुआ ए उसे डॉट कर दिया, तो 3 वेक्टर की मदद से आपने एक चौथा वेक्टर निकाल लिया। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे एग्जाम तक। बहुत दिन, अभी 10 दिन में पता लगे सब गायब हो जाए तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको करते हैं। सारे ही अच्छे होते हैं बट ये और अच्छा है। अगला कह रहा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। आपसे कह रहा है ए बी सी आर, तो मतलब ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। फिर आपसे कह रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, और बी और सी में जो एंगल है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन करोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है ए एस प्लस माइनस, ए को प्रूव करना है +-2 × B×C। कैसे होगा भाई ये, प्लस माइनस है तो आपको एक एक ऑप्शन तो दिखाई देता होगा कि स्क्वायरिंग कर दें। ठीक है, क्या सिर्फ स्क्वायरिंग से काम चल जाएगा?
बी और सी में जो एंगल है वो है पाई बाई 6 है। साइन पाई बाई 6 क्या होता है? 1/2। देखो हम खाली पीले कॉम्प्लिकेट क्यों करें क्वेश्चन को जब आसान है तो। ठीक है, बी क्रॉस सी का स्क्वायर करा क्या होगा? ये क्या होगा? 1 1। साइन पाई बाई 6 क्या होता है? इज इक्वल 1/4। और उधर ले आओगे? हाँ, 4 बी क्रॉस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? लिख सकते हैं ना, कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड है ना ये, ए किसके बराबर आ जाएगा? जब स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स। ये स्क्वायरिंग है ना भाई, रूट में क्या जाएगा? स्क्वायरिंग था। 4 टाइम्स बी क्रॉस सी यहाँ पे लिखा तो हुआ है। ठीक है, खाली पीली कॉम्प्लीमेंट क्यों करना है क्वेश्चन? आसान है। देखिए, कह रहा था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। बी का जो ए पे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन टॉपिक है जो हमने शायद ये भी अपने इंट्रो में नहीं करा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है? जिस पर होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ठीक है जी, द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। बी का जो ए पे प्रोजेक्शन है, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो सी डॉट ए इक्वल टू, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए। दोनों भाइयों का डॉट प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, कह रहा है ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बी का जो है वो 4 है, सी का जो है वो भी 4 है, और दिया हुआ है बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो बी का सी से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। है ना, कितना गहराइयों वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपका दिमाग यूज कर रहा है। वही अगेन एलजेब्रा, आपने देखा होगा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए करने को। आपसे कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बट माइनस सी। इसका आंसर निकालना है। स्टार्ट करें। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन छुपा है। अब क्या करोगे आप? ए प्लस बी माइनस सी को कंसीडर करके उसका स्क्वायर कर दो। ये तो है ही है, कंपलसरी स्टेप हो गया इन क्वेश्चंस में। ठीक, करना क्या है? देखो, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। दिस माइनस विल कम इन टू प्ले। देखो, ये तो पहले है 2ab, और क्योंकि माइनस है तो 2bc हो जाएगा, और -2ca हो जाएगा। अब यहाँ लिख दिया, यहाँ एक नज़र देखो, बी ए और सी ए बराबर है। तो भाई साहब, अगर बी ए और सी ए बराबर है तो बी ए और सी ए प्लस माइनस में है। ये दे रखा है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए और सी ए बराबर है, तो ये कट जाएगा।
और BC की डॉट प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर है तो BC 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी और सी दोनों 4 है ना, बोलो 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, 16 16 32 और 36। बेटा स्क्वायर में नेगेटिव नहीं होता उधर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये तो 9th क्लास में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक का दूसरे पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए कह रहा है, ये तो कर ही लेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी डिवाइड बाई जिसके ऊपर निकालने हैं वो नीचे आ जाता है, ठीक है। एक और एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, फिर एक लास्ट में वाला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो रह गया था हमारा, कह रहा इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ए माइनस बी इज इक्वल टू 40 और ए कह रहा है 22 है, ठीक है। कह रहा फाइंड बी, ठीक है। क्या निकालना भाई साहब, हमें बी निकालना है, तो कोई दिमाग चले किसी का भाई, कैसे चलेगा इसमें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, कर सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक हो जाएगा। 2ab वाली टर्म तो बेटा उड़ी जाएगी, 3600 और 300, ये उड़ेगा। ए का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक और है 36 16 5200, ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5200 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो ट्वाइस इंटू 484 कितना होगा देखना एक बार, तो माइनस करके इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करके रूट निकालना होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 टॉपिक मैंने बताए नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। एक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये 2 तरीके से होता है। अगर साइड दी हुई हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा, मान लो साइड है ए और बी, तो ए क्रॉस बी, अगर डायगोनल दिए हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 D2 का क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, ठीक। और यहीं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो बेटा, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर 2 साइड दी हो, उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट्स, ये MCQ में ही आता है, बड़े क्वेश्चंस में नहीं आता, ठीक है। तो ये कर लो। अब एक क्वेश्चन, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये करने से पहले वेक्टर एडिशन समझ लो क्या होता है। अगर आप ये चले, आपका पहला वेक्टर है ए, फिर आप इधर गए, दूसरा वेक्टर, अगर कोई वेक्टर पहले वाले के टो से लास्ट वाले के हेड पे जाता है, तो वो उन दोनों का सम हो जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा दो वेक्टर्स हैं ए बी एंड ए सी, ठीक है। यहीं पर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप समझ सकते हैं। आपको बोला ए बी, तो मतलब ए से लेके बी तक जा रहा है, दैट इज जे प्लस के। इसके बाद क्या होगा, बी सी, ठीक है। तो ए बी, बी सी नहीं दिया हुआ हमें, ए सी दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज 3i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। तो बेटा अगर इसमें ए बी और बी सी निकालना हो तो इसमें फॉर्मूला ये होगा कि ए बी प्लस बी सी को जब जोड़ोगे तो ए सी आ जाएगा। तो बेसिकली बी सी निकालने का तरीका कैसे होगा, ए सी माइनस ए बी। तो ए सी कितना है, 3i माइनस जे प्लस 4k। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो, ये जो ए सी है वो इसके टो से इसके हेड तक जा रहा है। ये वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से हो गया, माइनस जे माइनस के, 3i तो 3i रह जाएगा, माइनस 2j, 4k माइनस के एस 3k, 3i माइनस 2j, ये बी सी हो गया। फिर कह रहा है आपको ए से डी पे एक मीडियन बनाया गया है। तो देखो मीडियन का भी जो पाथवे होगा ऐसे ही होगा, और ये ए डी है। तो जो बी डी होगा बेटा वो बी सी का आधा हो जाएगा, जो कि मीडियन है, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आपके पास ए बी है, बी डी है, इन दोनों को जोड़ के आप क्या निकाल लोगे, देखो ए बी प्लस बी डी विल गिव यू ए डी। तो अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे ए डी आ जाएगा, ठीक है। ए डी वेक्टर निकाल लोगे और इसकी लेंथ पूछिए तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड निकाल, ठीक है। तो आप अपने आप सॉल्व कर लो। ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है जो यूज़ हो रही है इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो वेक्टर में जितना हमने करा है अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो इनफ है फॉर वेक्टर्स। अगला हम करेंगे दैट इज 3D, क्लियर, दैट्स इट।